हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और मैं आज डिस्कस करूंगा दिसंबर मंथ की सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को। इन लीगल अपडेट्स में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को बहुत ही कम समय में, जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इन लीगल अपडेट में हम ये भी जानेंगे कि क्या कोई वकील एक जर्नलिज्म का काम साथ में कर सकता है अपनी प्रैक्टिस के। ये भी जानेंगे कि क्या मंदिर मस्जिद के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आया है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या एक औरत अपने हस्बैंड के एक्स वाइफ के बराबर एलिमनी मांग सकती है, डिमांड कर सकती है या नहीं। और भी इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर मंथ में दी हैं, जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला केस है, अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस बेसिकली रिलेटेड है एक पर्सन के राइट टू फ्री लीगल एड से। इस केस में अशोक जो होता है उसको चार्ज किया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल इन द ईयर ऑफ 2009। और इसी ईयर के साथ जब उसका केस चलता है तो केस चलने के बाद उसको ट्रायल कोर्ट डेथ पनिशमेंट देता है, लेकिन उस डेथ पनिशमेंट को हाई कोर्ट कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देती है। वो इस जजमेंट को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में इस ग्राउंड में कि उसको ड्यूरिंग द ट्रायल फ्री लीगल एड सही तरीके से नहीं दिया गया। सो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो फ्री लीगल एड है वो एक फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में, और हर एक की उसको ये मिलना ज़रूरी है। इसके साथ बहुत सारे गाइडलाइंस यहाँ पे जो है वो कोर्ट ने इशू करी। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो आप किसी भी एक्यूज़ को जो फ्री लीगल एड है वो हर स्टेज पे देंगे। मतलब कि आपका एफआईआर से जब रजिस्टर होगा केस, जब आपका केस रजिस्टर होगा तब से लेकर जो जजमेंट है तब तक की। उसके बाद कोई भी एडवोकेट जो होगा उसको कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वो फ्री लीगल एड में एक वकील के तौर पे खड़ा हो सकता है कि उसके बिहाफ पे। उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का केस है तो वहाँ पर जो बार काउंसिल है उसके सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट हैं उनको जो है फ्री लीगल एड के वकील के तौर पे रखा जाएगा। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जो एडवोकेट है वो पूरे के पूरे ट्रायल में उसका साथ खड़ा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल किसी अदर रीज़न की वजह से उसको बदलने की ज़रूरत पड़े। सो ये कुछ ऐसी रूलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कही है, और इसी चीज़ों को जो है अब आज के टाइम पे सबको फॉलो करना है। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस है सतीश कुमार रावी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये केस बेसिकली रिलेटेड है हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग से। यहाँ पे कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और जजमेंट में ये कहा कि आप कोई भी तरीके का कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे एफआईआर फाइल होने के बाद। बट यहाँ पर एफआईआर फाइल होने के बाद और इस ऑर्डर के बाद जो है पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर की जो चार्जशीट सबमिट की गई है वो एक तरह से इलीगल है और एक तरह से उनके ऑर्डर का विलफुल ब्रीच है। हालांकि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी कोर्ट ने यहाँ पे क्लोज कर दी, क्योंकि उन 3 ऑफिसर ने जिन्होंने चार्जशीट सबमिट की थी उन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर यहाँ पे सबमिट किया है और बाद में कहा है कि हम जो है इस तरीके की चीज़ें फ्यूचर में नहीं करेंगे। कोर्ट ने यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहाँ पे इमीडिएट तरीके से कहा है कि ये जो 2011 का डायरेक्टिव है उसको मॉडिफाई करें और उसको यहाँ पर फ्यूचर में कोशिश करें कि अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज़ अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम होगा कि राम मंदिर के जजमेंट के बाद से बहुत सारे जो है पिटीशन जो है वो कोर्ट में फ़ाइल हो रही हैं। हर मस्जिद के नीचे जो है एक मंदिर का दावा किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये सारे केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कोई भी नई पिटीशन फाइल नहीं होगी, कोई भी नए सर्वे का ऑर्डर यहाँ पे नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन फाइल हुई थी जो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए। हालांकि उसमें बहुत सारे अब पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही हैं, वो लोग भी अपने आप को इंटरवेंशन के तौर पे जो है अपने आप को फाइल करा रहे हैं। मतलब उन्होंने एक इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल की जिसमें वो लोग अपने आप को एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अदर लीडर्स जो है अपने यहाँ पे एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया है। मेन जो बात है यहाँ पे वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चूँकि इस केस को देख रहे हैं तो कोई भी जो लोअर कोर्ट है बेसिकली वो इन केसों को अभी फ़िलहाल नहीं देखेगी जब तक हमारा इसके ऊपर कोई जजमेंट ना आ जाए। नेक्स्ट केस है मोहम्मद कामरान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है मोहम्मद कामरान। ये एडवोकेसी के साथ साथ जर्नलिज्म भी कर रहे थे। तो इनके खिलाफ जो है एक केस चला और कहा गया कि भाई एक क्या एडवोकेट
प्रैक्टिस के साथ साथ क्या जर्नलिज्म भी कर सकता है, दूसरा कोई पेशा इख्तियार कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ये डायरेक्शन दिया कि आप इस चीज़ों को चेक करें और बताएं कि क्या ये किसी भी तरीके से वॉलेशन है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द एडवोकेट्स। तो बेसिकली इस केस में आगे बढ़ने से पहले ही ये जो एडवोकेट हैं कामरान साहब, इन्होंने जो है अपना एक पिटीशन फाइल किया कोर्ट में और इन्होंने कहा कि हम उस प्रैक्टिस को अब नहीं करें, हम अब आगे कंटिन्यू फुल फ्लेज एडवोकेसी करेंगे। तो यहाँ पे जो केस है उनके खिलाफ कोर्ट ने यहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर दिया है। कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी और कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अब किसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामरान ने जर्नलिज्म जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी है। हालांकि केस अभी और चल रहा है, 3 फरवरी को इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी, तो उसमें जो है देखा जाएगा कि क्या कुछ नया एक पॉइंट इसमें कोर्ट लाती है या नहीं। जो नेक्स्ट केस है वो है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर्स। हालांकि ये बेसिकली जो केस है आपका इस बात पे है कि क्या कोई ऐसी लेडी जिसका एक इलिसिट रिलेशन या किसी भी तरीके का रिलेशन है हस्बैंड के साथ में, उसको क्या रिलेटिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हालांकि जैसे कि होता है कि हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने 498A 504109 IPC और सेक्शन 3 and 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर में केस किया, साथ में उसके रिलेटिव के अंदर अगेंस्ट भी केस किया और रिलेटिव में एक लड़की के अगेंस्ट केस किया जो लड़की उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में थी बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। अब यहाँ पे एक बात आई कि क्या वो लड़की जो है रिलेटिव के डिफिनीशन में फॉल करती है या नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने पुराने जजमेंट यू सुवेथा वर्सेस स्टेट का हवाला देते हुए कहा कि रिलेटिव के डिफिनेशन में वही लोग आएंगे जो हस्बैंड से या तो बाय ब्लड या तो मैरिज या अडॉप्शन से रिलेटेड हैं। इनके अलावा किसी भी रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप से जो भी आपका रिलेशन बनता है वो आपके रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो इस वजह से उस लड़की के अगेंस्ट में जो सारे केस हुए थे एज बीइंग रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, वो सारे कोर्ट ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। नेक्स्ट और लास्ट केस जो है हमारा वो है रिंकू बहिती वर्सेस संदेश शारदा। इस केस में बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ, जैसा कि केस उनकी शादी हुई 2021 में और शादी के बाद जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ आपसी झगड़े हुए हैं और झगड़े की वजह से वाइफ जो है वो हस्बैंड से अलग रहने लगी। हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल की और कहा कि जो है हम इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वाइफ ने वहाँ पे कहा कि नहीं, हमको हस्बैंड के साथ रहना है, बट मुझे हस्बैंड से उतना ही एलिमनी चाहिए जो उसने अपनी एक्स वाइफ को दिया था, जो उसकी पहले वाइफ थी जिससे उसका पहले डिवोर्स हो चुका है। कोर्ट ने ये जो वाइफ का डिमांड थी उसको मना किया। कोर्ट ने कहा कि आपको जो एलिमनी मिलेगी, आपको जो मेंटेनेंस मिलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ योर हस्बैंड मिलेगी और आपकी क्या कैपेसिटी है उसके बेसिस पे हम आपको देंगे, ना कि जो हस्बैंड की एक्स वाइफ को उसने पहले क्या दिया था। तो हस्बैंड की जो पिटीशन थी डिवोर्स की उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिश्ता था उसको आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसको एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट ने उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। और साथ में यहाँ पर कोर्ट ने कहा भी कि आपको जो मेंटेनेंस है और एलिमनी नहीं मिलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस है और वो आपकी जो वेल्थ है हस्बैंड की उसके ऊपर डिसाइड करेगा, ना कि जो हस्बैंड की एक्स स्पाउस है उसको क्या दिया गया है उस पर डिसाइड करेगा। हालांकि यहाँ पे कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अमाउंट वैसे भी एलिमनी के तौर पे वाइफ को दिया है, 12 करोड़ रुपया यहाँ पे एज ए मेंटेनेंस वाइफ को यहाँ पे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और यहाँ पे 2 करोड़ रुपया उसमें आपको एडिशनल जो है मतलब उसी में इंक्लूसिव है ये, जो कि उनको फ्लैट के लिए दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द हस्बैंड होगा, ना कि उसने पहले अपनी एक्स वाइफ को या जो और अदर चीज़ें हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सब चीज़ों की और डिटेल फाइल हम अपने वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी और अदर केसेस को हमने डिस्कस किया है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।